सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा होगा बहुत अच्छे होंगे। चलिए वीडियो की तरफ। एनिमे की शुरुआत एक लड़के से होती है जो बर्फ में पड़े पूरी तरह से खून में लथपथ मरने का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक लड़की उसके सामने आती है और उसे बताती है कि वो भी मरने के लिए तैयार नहीं है। उसे गुड लक बोलती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। उस लड़के का नाम नासा युजाकी है, जिसके माता पिता ने उसका नाम तारों से भरे आकाश के ऊपर रखा था। अब असल में नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी का नाम है, इसलिए किंडरगार्टन में उसे सभी बच्चे चिढ़ाया करते थे। इतनी बेइज्जती उसे सहन नहीं होती, इसलिए वो बचपन से ही नासा से आगे निकलने के लिए खूब मेहनत करना शुरू कर देता है। मिडिल स्कूल में वो एक एलीट हाई स्कूल में जाने की अपनी इच्छा को जाहिर करता है, और जब वो ये बात अपनी टीचर को बताता है तो उसे बैकअप स्कूल्स ढूंढ कर रखने को कहती है। लेकिन उसे तो सिर्फ सबसे अच्छे स्कूल में ही पढ़ना था और उसे यकीन था कि वो एंट्रेंस निकाल लेगा। उसकी टीचर उसे अपने ध्यान को ना भटकने देने को बोलती है और अपने मार्क्स को ऊपर रखने को कहती है। हालांकि उसी रात उसका ध्यान भटक जाता है और वो एक प्यारी सी लड़की को बर्फ में कॉफी पीते हुए देखता है। उसे इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है कि नासा उसे बुलाते हुए रोड क्रॉस करके उसके पास जाने लगता है, लेकिन वो रोड के दोनों तरफ देखना भूल जाता है और एक ट्रक आकर उसे ठोक देता है। जब उसे होश आता है तब लड़की उसकी तरफ देख रही होती है और वो काफी ज्यादा जख्मी हालत में होता है। हालांकि वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि लड़की को भी खून आ रहा है। ट्रक ड्राइवर वहां आ जाता है और वो उससे नासा को हॉस्पिटल ले जाने को बोलती है। ड्राइवर उस लड़की को उस हालत में भी खड़ा हुआ देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि नासा के टकराने से पहले ही वो उसके सामने आ गई होगी और लगभग आधे से ज्यादा डैमेज उसने खुद ही पढ़ ले लिया। नासा बेहोश होने ही वाला था कि तभी वो वहां से चली जाती है। ट्रक ड्राइवर मदद बुलाने के लिए कॉल करता है, लेकिन नासा उस लड़की से मिलने के लिए इतना ज्यादा बेताब था कि वो इतनी बुरी चोट लगी होने के बावजूद खड़ा हो जाता है। ड्राइवर सदमे में आ जाता है, लेकिन नासा उसे बताता है कि वो लड़की बहुत ज्यादा क्यूट है, इसलिए उसे उससे मिलना ही होगा। वो नासा को एक बस स्टैंड पर बैठी मिलती है और लड़की इस हालत में भी उसे चलते हुए देखकर हैरान हो जाती है। वो बेताबी से खुद को इंट्रोड्यूस करता है और लड़की उसे बगल में आके बैठने को कहती है। उसके चेहरे पर लगे खून को पोंछती है और उसे अपना कोट दे देती है। उसे बताती है कि वो एम्बुलेंस को कॉल करने जा रही है, क्योंकि इतनी चोट लगी होने की वजह से वो जल्द ही बेहोश हो जाएगा। वो अपने घुटनों पर गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो उससे बात करने के लिए बेताब था, क्योंकि वो उसे प्रिंसेस कागू की कहानी की याद दिला रही थी। इस महिला को बहुत से लोग प्यार करते थे, लेकिन फिर भी उसे अपने लोगों के पास चांद पर वापस लौटना पड़ता है। वो उसे बताता है कि इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो दोबारा ना मिले, इसलिए वो अपने इस मौके को गंवाना नहीं चाहता है। जिसके बाद नासा बोल देता है कि वो उसे प्यार करने लगा है और उसे डेट करना चाहता है। हालांकि वो उसे बताती है कि वो केवल तभी एक साथ रह सकते हैं अगर उनकी शादी हो जाए। वो फौरन मान जाता है और वहीं खड़े खड़े बेहोश हो जाता है। उसे हॉस्पिटल में होश आता है और वो कुछ समय के लिए व्हील चेयर पर रहता है। धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ वापस लौटने लगती है। हालांकि लड़की का नाम ना जान पाने और उसे उस एक्सीडेंट के बाद दोबारा कभी ना मिल पाने की वजह से उसकी उम्मीद खोने लगती है। इसलिए टॉप स्कोर्स लाने के बावजूद नासा किसी भी इलीट स्कूल में नहीं जाता। वो दोबारा से उससे मिलने की उम्मीद से दुकानों में काम करने लगता है, लेकिन समय बीतता जाता है और वो कहीं नहीं मिलती। हालांकि जिस दिन वो 18 साल का हो जाता है, उसी रात वो लड़की अचानक से उसके दरवाजे पर आ जाती है। वो अपना नाम सुकासा बताती है। हालांकि पूरी तरह से अनजान होने के बावजूद वो उसके इतने प्यारे अंदाज को देखकर पिघल जाता है। वो उसके पास शादी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर आती है, जैसा कि उस रात उसने कहा था। वो पहले तो हैरान हो जाता है कि वो शादी को लेकर इतना सीरियस थी, लेकिन ये सोचने के बावजूद कि ये एक स्कैम हो सकता है, नासा तुरंत उस पर साइन कर देता है। उसके बाद वो लोग खुद को तहजीब के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। सुकासा उसके सरनेम को पढ़कर बोलती है कि वो कैरेक्टर को अच्छे से जज कर लेती है और उसे उम्मीद है कि वो अब से उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। जब लोग मैरिज ऑफिस जा रहे होते हैं तब नासा गौर करता है कि उसने अभी तक उसके नाम का एक बार भी मजाक नहीं उड़ाया है। वो उसे बताती है कि नासा में हजारों साइंटिस्ट और इंजीनियर इंसानियत को चांद पर ले जाने के सपने को पूरा करने में जुटे हुए हैं, इसलिए उसे उसके नाम में कोई भी खोट नजर नहीं आता है। और तो और उसे उसका नाम काफी पसंद भी आता है। ऑफिस में आदमी इतने यंग कपल्स को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और एक पेड़ उन्हें तोहफे के तौर पर दे देता है। वो वापस लौट जाते हैं और नासा को अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसकी शादी इतनी खूबसूरत लड़की के साथ हो चुकी है। तभी उसे रियलाइज होता है कि अब जब उन लोगों की शादी हो चुकी है तो वो लोग एक साथ एक ही अपार्टमेंट में रहेंगे। उसे महसूस होता है कि वो अभी एक लड़के के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। उसे ये भी रियलाइज होता है कि उसका बेड एक सिंगल बेड है। सारी कैलकुलेशन करने के बाद उसे पता चलता है कि अगर दो लोग सिमट कर सोएं फिर भी वो बेड छोटा पड़ जाएगा। ऊपर से इतनी रात होने की वजह से वो कोई और बेड मंगा भी नहीं सकता था। नासा कई तरह की पोजीशन ट्राई करने लगता है जिससे वो दोनों उसमें फिट हो सके। ये जानने के बाद कि सुकासा ने उसे ये सब करते हुए देख लिया है, नासा शर्म से पूरा लाल हो जाता है। वो उसे अपना लगेज दिखाती है और नासा उसके लिए कॉफी बनाता है। सुकासा उसे बोलती है कि अब उसके जाने के लिए कोई दूसरा घर नहीं है। नासा ये सुनकर शॉक हो जाता है कि अब चूंकि उनकी शादी हो चुकी है इसलिए वो रात वहीं बिताएगी। हालांकि बेड काफी छोटा होता है, इसलिए वो रात होटल में बिताने का प्लान बना रही थी। वो दुखी हो जाता है, लेकिन वो उसे बताती कि वो उसकी वाइफ है, इसलिए वो सुबह फिर वापस आ जाएगी। नासा सोचने लगता है कि उसने उससे शादी क्यों करी होगी और उनकी पहली मुलाकात कितनी अजीब थी। उससे पूछता है कि वो शादी के लिए क्यों मान गई, जबकि वो दोनों तो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। सुकासा उससे पूछती है कि वो क्यों मान गया, जिस पर वो बताता है कि वो उससे प्यार करता है। सुकासा बोलती है कि वो किसी ऐसे लड़के से शादी नहीं करेगी जिससे वो प्यार नहीं करती। जिसके बाद वो वहां से जाने लगती है। तभी नासा दौड़कर उसके पीछे आ जाता है और बोलता है कि उसे रात वहीं बितानी चाहिए और वो किसी भी तरह से इतनी रात में भी एक और बेड अरेंज कर लेगा। असल में नासा को अंदर से महसूस हो रहा था कि अगर वो वहां से चली गई तो फिर कभी वापस नहीं आएगी। सुकासा मान जाती है और वो दोनों मिलकर मैट्रेस और फुटॉन ढूंढने लगते हैं। सुकासा ये जानकर हैरान हो जाती है कि उसे हर तरीके के फुटॉन्स के बारे में और उनके बनने के मेथड्स के बारे में पता है। वो ये भी खुलासा करता है कि उसकी मेमोरी लगभग परफेक्ट है।
धीरे से नासा उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद वो दोनों पूरी शॉपिंग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए करते हैं। वो अपार्टमेंट में वापस आ जाते हैं और सुकासा को वो फूडॉन काफी ज्यादा मखमली लग रहा था। वो उसकी क्यूटनेस को देखकर फिर से शर्माने लगता है। सुकासा बाथरूम ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। नासा बताता है कि वो अक्सर सुबह लोकल बाथ हाउस में फ्रेश हुआ आता है। वो ये भी बताती है कि उसके पास एक गेस्ट के लिए बेसिक सामान तक मौजूद नहीं है। वो दोबारा से सुकासा की नाइट ड्रेस और बेसिक एमिनिटीज लेने जाते हैं ताकि वो आराम से सो सके। वो सोने के लिए कपड़े बदलने लगती है और नासा के मन में कुछ विचित्र ख्याल जन्म लेने लगते हैं। कपड़े चेंज करने के बाद वो अपने बालों को बांधकर जूड़ा बना लेती है, जो नासा को काफी प्यारा लगता है। नासा को समझ आ चुका था कि आज तो वो नहीं सो पाएगा। सुकासा तो उसे गुड नाइट बोलकर सो जाती है, लेकिन नासा पूरी रात जागता रहता है। वो देखता है कि सुकासा करवट लेते हुए गद्दे से बाहर चली गई है। वो नहीं चाहता था कि उसे सर्दी लग जाए, इसलिए वो फिर से उसे बिस्तर पर वापस लेटा देता है और उसे गुड नाइट किस देने के बारे में सोचने लगता है। हालांकि उसे लगता है कि सोते वक्त अपनी पहली किस करना सही नहीं होगा, इसलिए वो वापस अपने बेड पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद अचानक से वो खड़ी हो जाती है और पानी पीने चली जाती है। सुकासा नींद में रूम में वापस आती है और धोखे से नासा का कंबल ले लेती है। हालांकि ठंड काफी थी, लेकिन फिर भी वो सो जाता है। सुबह वो देखता है कि सुकासा कंफ्यूज है कि उसके पास वो कंबल कहाँ से आया। वो वहीं कपड़े चेंज करना शुरू कर देती है और नासा फौरन उसे रोक कर दूसरे कमरे में चला जाता है। वो इस बात पर जोर देती है कि उसने उसका नाम बहुत ही फॉर्मली बोला, जिसके बाद वो फैसला करते हैं कि अब से वो एक दूसरे को उनके पेट नेम से बुलाएंगे। हालांकि शुरुआत में ऐसा सुनकर उन्हें थोड़ी सी शर्म आती है। वो ब्रेकफास्ट बनाने चली जाती है और नासा को वो एप्रन पहने हुए बहुत प्यारी लगती है। उसे फ्रिज में सारा खाना सलीके से लगा मिलता है और वो देखकर हैरान हो जाती है कि उसे खाना बनाना आता है। यही नहीं, नासा ने तो खाने की न्यूट्रिशंस के ऊपर रिसर्च तक कर रखी थी, जिस वजह से वो हर रोज उबला हुआ खाना खाता था, क्योंकि उसमें सभी तरह के न्यूट्रिशंस मौजूद होते हैं। वो बताती है कि खाना बनाना कोई साइंस नहीं है, जिसके बाद वो उसके लिए लजीज खाना तैयार कर देती है, जो कि उसके उबले हुए खाने से काफी ज्यादा अच्छा था। असल में बहुत अच्छी कुक है और अगर उसे सही सामग्री दी जाए तो वो कुछ भी बना सकती है। वो बाथ हाउस के बारे में पूछने लगती है और दोनों नहाने के लिए जाने लगते हैं। यहाँ भी नासा के कुछ गलत विचार जाग जाते हैं और वो सुकासा को नहाते हुए देखने के बारे में सोचने लगता है। नासा के पास हर लड़के की तरह नहाने के लिए सिर्फ एक गट्टी साबुन और शैम्पू की बोतल पड़ी हुई थी, इसलिए वो स्टोर में मॉइस्चराइजर और टोनर लेने जाते हैं। वो देखकर हैरान हो जाता है कि नहाने के लिए इतना सारा सामान इस्तेमाल होता है। वो बाथ हाउस पहुंच जाते हैं और कनामे अरिसुगावा, जो वहां पर काम करती थी, उनका स्वागत करती है। वो नासा के साथ एक लड़की को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि उसे पढ़ाई के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। नासा उसके बारे में सुकासा को बताता है कि वो मिडिल स्कूल में पढ़ती है और वो बाथ हाउस उसका परिवार चलाता है। कनामे गौर करती है कि वो एक दूसरे के काफी नजदीक हैं, जिस वजह से वो पूछती है कि क्या वो डेट कर रहे हैं, लेकिन ये जानकर हैरान हो जाती है कि उनकी शादी हो चुकी है। उनकी शादी के तोहफे पर वो उन्हें फ्री में नहाने देती है। हालांकि जैसे ही सुकासा नहाने जाती है, वो नासा को वहीं रोक देती है और पैसों की जगह स्पष्टीकरण मांगती है। वो ये जानकर दंग रह जाती कि उसने इतनी सुंदर लड़की से पहली मुलाकात में ही शादी कर ली, क्योंकि उसे लगता था कि वो 30 साल तक कुंवारा रहेगा, जिसके बाद भगवान तरस खाकर उसको शक्तियां दे देंगे। वो उसे मुक्का मारती क्योंकि उसकी वाइफ उससे उम्र में काफी छोटी लग रही थी। हंगामे की वजह से आसपास के लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। वो उसे पूछती है क्या उसने आया को उनकी शादी के बारे में बताया, जिस पर वो बताता है कि अभी उसने किसी को नहीं बताया है। वो पूछती है कि क्या उसने शादी को सेलिब्रेट किया। यही नहीं, वो जरूरी रीति रिवाजों को ना फॉलो करने की वजह से उसको क्रिटिसाइज भी करती है। मिडिल स्कूल में होने के बावजूद नासा उसकी मैच्योरिटी को देखकर हैरान हो जाता है और अपनी वाइफ के लिए अपने प्यार को जाहिर करते हुए उसके खातिर सबसे अच्छे इंतजाम करने को बोलता है। सुकासा उसकी बातों को सुन लेती है और बीच रोड में इस तरह ये सब बोलने के लिए थोड़ी शर्मा जाती है। नासा नहाते हुए सुकासा के बारे में सोच रहा होता है कि तभी कनामे वहां जाती है और उसकी मूंगफली को देखकर उसे चिढ़ाने लगती है। सुकासा भी नहाने चली जाती है और आया से मिलती है, जो कि कनामे की बड़ी बहन है और धोखे से नहाते वक्त वहीं सो गई थी। वो सुकासा को इंटरप्ट करने के लिए उसे माफी मांगती है और उसके बदले उसकी पीठ धुलने को बोलती है। सुकासा पहले तो मना कर देती है, लेकिन आया जबरदस्ती करने लगती है और बोलती है कि उसकी फैमिली में प्रथा कई पीढ़ियों से चलती आ रही है और वो इसमें माहिर है। आया उसे बताती कि उसकी स्किन बिल्कुल रेशम की तरह सॉफ्ट है। उसके बाद वो दोनों खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और हालांकि अब सुकासा के पास नासा का सरनेम था, इसलिए आया को लगता है कि वो उसकी छोटी बहन होगी। नासा, जो कि नहा चुका था, उस रात के बारे में सोच रहा था जब वो सुकासा से पहली बार मिला था। सुकासा से कॉफी देकर होश मिलाती है और उससे पहले कि वो वहां से जाते, आया नासा से पूछती है कि क्या सुकासा उसकी फैमिली मेंबर है। नासा ये नहीं समझ पाता कि वो सुकासा को उसकी बहन समझ रही है और वो बोल देता है कि हाँ, वो उसकी फैमिली है। आया बताती को नासा को इसलिए जानती है क्योंकि कुछ समय पहले जब उनके दादा खत्म हो गए थे और उनके पिता किसी आइडल के साथ भाग गए थे, तब नासा ने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके उनके बाथ हाउस की काया पलट कर दी थी। घर जाते वक्त रास्ते में सुकासा नासा से पूछती है कि क्या आया उसे क्यूट लगती है, जिस पर वो बताता है कि वो क्यूट ही नहीं बल्कि जब से वो साथ में मिडिल स्कूल में पढ़ते थे तब से वो दिन पर दिन और प्यारी होती जा रही है। सुकासा को ये सुनकर जलन होने लगती है और नासा को एक बार फिर गलतफहमी हो जाती है कि सुकासा का मूड पास में हो रही शादी को देखकर खराब हो गया है। सुकासा को भी गलतफहमी हो जाती है, जिस वजह से नासा को लगने लगता है कि उसे एक प्यारी सी वेडिंग ड्रेस पहनकर धूमधाम से शादी करनी थी। उसे अपार्टमेंट की चाबी देकर कुछ करने के लिए वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सुकासा घर वापस चली जाती है और पहले के बारे में सोचने लगती है। घर आने पर उसे अकेलापन महसूस होता है क्योंकि नासा उसका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद नहीं था। उसे बुरा लगता है कि नासा उसे बाथ हाउस के बाद अकेला छोड़कर चला गया। वो सोचने लगती है कि नासा कब वापस आएगा और ये फैसला करती है कि उसके आने से पहले वो घर को पूरा साफ कर देगी। हालांकि उसे पता चलता है कि घर तो पहले से चमक रहा है।
उसे इस बात का भी डर था कि कहीं साफ सफाई करते वक्त उसे नासा की कुछ गलत किताबें ना मिल जाए, इसलिए वो साफ सफाई की जगह कुछ अच्छा सा खाना बनाने का फैसला करती है। तभी उसे डोर बेल की आवाज़ आती है और चितोसे नाम की लड़की को वहाँ देखकर सुकासा हैरान हो जाती है। चितोसे उसके छोटे से अपार्टमेंट का मजाक उड़ाती है और सुकासा उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। असल में चितोसे उसे वहाँ से ले जाने आई थी क्योंकि सुकासा पहले उसके साथ उसके परिवार में रहती थी, लेकिन एक दिन वो अचानक से गायब हो गई। चितोसे उसके ज्यादा ही नजदीक आने लगती है, इसलिए सुकासा उसे घर वापस जाकर उसकी दादी तोकिको को उसकी शादी के बारे में बताने को कहती है। चितोसे को यह सुनकर सदमा लग जाता है कि उसकी शादी हो चुकी है, इसलिए वो जीने पर बैठकर रोने लगती है। नासा उसे रोते हुए देखता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है। चितोसे उसे बताती है कि उसकी एक फैमिली मेंबर घर से भाग गई है और वापस लौटना नहीं चाहती है। नासा उसकी मदद करना चाहता था और चितोसे उसे बताती है कि वो एक तितली की तरह है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सुकासा वहां आ जाती है और चितोसे को पता चलता है कि वो असल में उसका हस्बैंड है। ये सुनते ही चितोसे गुस्से से आग बबूला हो जाती है। नासा खुद को इंट्रोड्यूस करता है और अपनी बातें बनाने की कला का इस्तेमाल करके उसके गुस्से को शांत कर देता है, लेकिन फिर भी चितोसे को लगता है कि सुकासा को उसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए वो अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उसे किडनैप कर लेती है। उसके बंगले में जाते हैं जहां वो नासा के खिलाफ अश्लीलता का झूठा इल्जाम लगाकर उसका और सुकासा का डाइवोर्स कराने के अपने प्लान का खुलासा करती है। वो अपनी नौकरानी अरोरा और चार्लेट को बुलाती है और उसकी गंदी हरकतें करते हुए फोटोज लेने को बोलती है। चार्लेट अपने कपड़े उठाना शुरू कर देती है कि तभी चितोसे उसे रोक देती है और बताती है कि उन्हें इतना कुछ नहीं करना है, उन्हें बस सिर्फ ये पक्का करना है कि सुकासा नासा से नफरत करने लगे। वो बात करते रह जाते हैं और नासा वहां से रफू चक्कर हो जाता है और बंगले में घूमने लगता है। उसे एक कमरे में ग्लास के बॉक्स के अंदर एक पत्थर मिलता है जिसे देखने से उसे चांद की याद आ जाती है। उसे लगने लगता है कि वो असल में चांद का टुकड़ा भी हो सकता है। नासा सोचने लगता है कि ऐसा पत्थर इनके पास कैसे आया होगा, क्योंकि ये तो बहुत कीमती होता है और इन्हें सिर्फ म्यूजियम में ही रखा जाता है। तभी चार्लेट एक तलवार लेकर वहां आ जाती है और ट्रेस पासिंग की वजह से उसे खत्म करने की कसम खा लेती है। वो धोखे से उस ग्लास पर वार कर देती है, लेकिन वो टूटता उससे पहले ही नासा उसकी मरम्मत कर देता है। चितोसे से धोखे से बता देती है कि वो पत्थर असल में सुकासा ने उन्हें तोहफे के तौर पर दिया था। उसे हैरानी होती है जब उसे पता चलता है कि नासा को अपनी वाइफ के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसे वो समय याद आता है जब वो छोटी थी और सुकासा ने उसकी जान बचाई थी। असल में वो गुस्सा इसलिए थी क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी शादी सुकासा के साथ हो। नौकरानी अपने प्लान को अंजाम देती है और चार्लेट उसे सीने से लगा लेती है। बाद में अरोरा उसकी फोटो को एडिट करके ऐसा बना देती है जैसे लगे कि वो सुकासा को चीट कर रहा है। वो उस फोटो को देखकर दंग रह जाते क्योंकि वो फोटो एकदम असली लग रही थी। तभी सुकासा वहां आ जाती है और फोटो को देखकर आग बबूला हो जाती है। हालांकि उसे आसानी से समझ आ जाता है कि वो फोटो एडिटेड है, लेकिन चितोसे फिर भी उसे नासा को डिवोर्स देने को बोलने लगती है। तभी सुकासा नासा को प्राइवेट में बात करने के लिए बुलाती है, लेकिन असल में वो वहां से बाहर निकलने में उसकी मदद कर रही थी। वो उस फोटो के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन सुकासा असल में गुस्सा नहीं थी, क्योंकि अगर वो फोटो असली होती तो वो अभी जिंदा ना होता। भाई अगर ऐसी वाइफ ना मिले तो मैं शादी नहीं कर रहा। वो दीवार में छिपा हुआ एक दरवाजा खोलती है जिससे वो लोग चितोसे और नौकरानियों से बचकर वहां से भाग जाते हैं। नासा पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था क्योंकि वो उसके अतीत के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। हालांकि उसे लगता है कि अब उसका पास्ट मैटर नहीं करता और जब तक वो लोग एक दूसरे के साथ हैं सब सही हो जाएगा। वो टनल एक पुराने चर्च में जाकर खुलता है। वहां सुकासा बताती कि वो बंगला और चर्च रेस्टोरेशन पीरियड में बनाए गए थे। वो उसे चर्च दिखाकर काफी खुश हो जाती है और तभी नासा ऑल्टर पर चढ़कर उसे फॉर्मली प्रपोज कर देता है, जिसके बाद वो किस करते हैं। वो घर वापस आ जाते हैं और सुकासा को स्पेस जोसनोडो नाम की मूवी देखने का बहुत मन हो रहा था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि नासा के पास टीवी ही नहीं है तो वो दंग रह जाती है। उसे ये रियलाइज होता है कि उसे टीवीज और मूवीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो पूछती है कि वो अपनी जिंदगी में अब तक कर क्या रहा था, क्योंकि उसे तो मूवीज बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए वो चाहती है कि वो भी मूवीज देखना शुरू कर दे ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। वो लोग सुपर मार्केट में टीवी खरीदने जाते हैं जहाँ नासा इतनी सारी टीवीज को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। सुकासा उसे एक सस्ती टीवी खरीदने को कहती है क्योंकि जब तक उनके पास एक टीवी है उसे उसकी क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में बाथ हाउस में कनामी ये जानकर शॉक हो जाती है कि नासा ने सुकासा को प्रपोज किया था। हालांकि वो ये जरूरी कदम उठाने के लिए उसकी तारीफ भी करती है। वो उससे पूछती है कि क्या उनके पास वेडिंग रिंग्स हैं और तब गुस्सा आ जाती है जब नासा उसे बताता है कि उन्होंने उसके बारे में सोचा ही नहीं। वो नासा पर इसलिए भी चिल्लाती है क्योंकि वो ना तो अभी तक सुकासा को ट्रिप पर ले गया, ना तो उसने उसको किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाना खिलाया और ना ही उसने अभी तक उसे कोई प्यारा सा तोहफा दिया। जब तक सुकासा बात ले रही होती है तब तक नासा उनके लिए वेडिंग रिंग्स और उनके प्राइस के बारे में सोचने लगता है। घर जाते वक्त रास्ते में वो सुकासा को बताता है कि आज उसे काम पर जाना है। वो एक पार्क में बेंच पर जाकर बैठते हैं और शांति से सामने वाली झील को देखते रहते हैं। तभी नासा को लगता है कि सुकासा शायद उसके काम पर जाने की वजह से थोड़ा सा परेशान है, इसलिए वो उसे किस कर देता है। नौकरानी उन पर चुपके से नजर रख रही होती है और उन्हें ऐसे पब्लिक में किस करते हुए देखकर शर्मा जाती है। दूसरी तरफ पार्क में अकेले होने के बावजूद सुकाशा भी शर्माने लगती है। वो लोग घर वापस आ जाते हैं और नासा इस बात को लेकर चिंता में होता है कि अगर वो काम पर गया तो शायद सुकाशा उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन वो उसे किसी भी बात की चिंता न करने को कहती है। काम करते वक्त नासा को लगता है कि शायद सुकाशा को अकेलापन महसूस हो रहा होगा और उसे समझ आ जाता है कि वेडिंग रिंग्स इसीलिए होती हैं ताकि अकेले होने पर कपल्स एक दूसरे को याद कर सकें। उसे वो समय याद आता है जब उसने उसे ढूंढने के खातिर कई सारी जॉब्स करी थी। जब नासा घर आता है तो सुकाशा ने उसके लिए खाना पहले से बनाकर रखा होता है। खाना खाते वक्त वो सजेस्ट करता है कि उन्हें एंगेजमेंट रिंग्स ले लेनी चाहिए और सुकाशा उसे इतना रोमांटिक तरीके से एक्ट करते हुए देखकर हैरान हो जाती है। उसे लगता है कि एंगेजमेंट रिंग्स उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि उनकी शादी पहले ही हो चुकी है और उसे समझ आ जाता है कि नासा वेडिंग रिंग्स को एंगेजमेंट रिंग्स के साथ कंफ्यूज कर रहा है।
वो बताती है कि एंगेजमेंट रिंग्स आमतौर पर ज़्यादा महंगी होती हैं और पार्टीज में दिखावे के लिए पहनी जाती हैं, तो वहीं वेडिंग रिंग्स सिंपल और कपल्स के लिए कंफर्टेबल होती हैं। उसे भी रिंग्स वाला आइडिया रोमांटिक लगता है, लेकिन वो बोलती है कि फिलहाल उन्हें वेडिंग रिंग्स नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं। उसे मनाने के लिए बोलता है कि उन्हें अपने प्यार की निशानी के तौर पर वेडिंग रिंग्स ले लेनी चाहिए। सुकासा को समझ आ जाता है कि नासा को जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि एक डायमंड कितना ज्यादा महंगा होता है, इसलिए वो अगले ही दिन एक डायमंड की दुकान पर उसे ले जाती है, जहाँ के प्राइस देखकर नासा के गोटे मुंह में आ जाते हैं। वहाँ की सेल्स पर्सन को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेती है, जिस वजह से नासा सोचने लगता है कि वो उसे एक ही बार तो खरीदेगा, इसलिए वो अपने सारे पैसे खर्च करके उसे खरीदने जा ही रहा होता है। लेकिन तभी सुकासा बीच में आ जाती है और उसे वहाँ से भगा ले जाती है। नासा को रिंग्स खरीदने की खुजली मच जाती है, इसलिए सुकासा उसे एक सस्ते स्टोर में ले जाती है, लेकिन वहाँ के रिंग्स के प्राइसेस भी काफी ज्यादा हाई थे, इसलिए वो उन्हें भी खरीदने से मना कर देती है। बाद में वो पार्क में जाके बैठते हैं और नासा उसे बताता है कि वो चाहता था कि जब भी वो अकेले हो तब वो रिंग्स उन्हें एक दूसरे की याद दिला सके, और इसीलिए वो रिंग्स के पीछे इतना ज्यादा बेताब था। ये सुनकर सुकासा को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो उसे किस कर देती है। बाद में वो दोबारा से उसी रोकर स्टोर में जाकर सस्ती रिंग्स खरीद लेते हैं। नासा को लगता है कि क्या सस्ती रिंग्स खरीदना सही रहेगा, लेकिन सुकासा उसे बताती है कि रिंग से ज्यादा जरूरी उससे जुड़ी यादें हैं और वो ये कभी नहीं भूलेगी कि उसने उसके खातिर रिंग्स खरीदी। पिछली कई रातों से नासा ये गौर कर रहा था कि सुकासा सोते वक्त कहीं भी करवट ले लेती थी और नींद में पानी पीकर फिर से कहीं भी जाकर सो जाती थी। उस रात वो धोखे से उसके बेड पर आकर लेट जाती है और नासा खुद को रोक नहीं पाता और उसे पीछे से हक कर देता है। सुकासा की नींद खुल जाती है और वो उसे किस करके फिर से अपनी जगह जाकर सो जाती है। इन सभी कारणों की वजह से नासा ढंग से सो नहीं पा रहा था, जिसके बाद वो एक फैसला करता है कि अब से उसकी वाइफ जमीन पर नहीं सोएगी। वो एक बड़ा बेड लेने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उनके अपार्टमेंट में उतनी जगह ही नहीं है। वो एक बड़े अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बारे में सोचने लगता है और उन सभी चीज़ों के बारे में सोचने लगता है जो वो वहाँ कर सकता है। वो सुकासा से इसके बारे में पूछता है, लेकिन वो छोटे अपार्टमेंट में खुश थी क्योंकि कम जगह होने की वजह से वो एक दूसरे के काफी नजदीक रहते हैं। बाद में कानामे को पता चलता है कि वो शिफ्ट करने का प्लान बना रहे थे। वो ये भी सुनकर थोड़ी हैरान हो जाती है कि सुकासा जमीन पर सोती है। वो बताता है कि सुकासा को चीजें फिलहाल जैसी हैं वैसे ही पसंद है। हालांकि कानामे उसे बताती है कि अगर उसने सुकासा को उसी बिना बाथरूम वाले अपार्टमेंट में रखे रहा तो कुछ समय बाद उसकी वाइफ उससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी। रात में घर वापस आते ही वो धोखे से उसे कपड़े चेंज करते हुए देख लेता है और शर्मिंदगी की वजह से उसे एक बड़े अपार्टमेंट शिफ्ट होने को कहता है ताकि आगे से ऐसा कुछ ना हो। हालांकि सुकासा फिर भी एक्सपेंसेस के बारे में सोचने लगती है। नासा बताता है कि बड़े घर में जाने के बाद वो एक बड़ा सा प्रोजेक्टर भी खरीद सकते हैं ताकि वो आराम से मूवी देख सके। यही नहीं, वो वहाँ एक बड़ी सी शेल्फ भी बनवा देगा जिसमें वो अपनी सारी मूवी कलेक्शन रख सकती है। वो एक नई जगह खरीदने के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें गारंटर की जरूरत पड़ेगी। तभी नासा को याद आता है कि उसने अपनी शादी के बारे में अपने पेरेंट्स को अभी तक बताया ही नहीं है। वो अपनी मम्मी को कॉल करता है और बताता है कि वो शादी कर चुका है और सीधा फोन काट देता है। नासा सुकासा को बताता है कि उसने अपने पेरेंट्स को एक्सीडेंट के बारे में बता रखा था और ये भी कि उसने उसकी जान बचाई थी। वो ये फैसला करती है कि अब जब उन्हें उनकी जरूरत पड़ी गई है तो इस सुकासा को उनसे मिलाने का सबसे अच्छा समय होगा। नासा को उनसे मिलने के बारे में सोचकर थोड़ी चिंता होने लगती है कि तभी उसे अपनी मम्मी का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वो जानती हैं कि वो उन्हें एक नया अपार्टमेंट खरीदने के लिए कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। वो गारंटर बनने के बदले सुकासा को साथ मिलाकर उनसे मिलने आने को कहती है। उसके पेरेंट्स शहर से काफी ज्यादा दूर रहते थे, इसलिए नासा ट्रिप के बीच में सुकासा के साथ हनीमून मनाने का प्लान बनाता है। सुकासा उसे सुन लेती है और एक कैमरा खरीदने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि वो उनकी नई जिंदगी की एक पिक्चर डायरी बनाना चाहती थी। वो नदी के किनारे सुकासा की कुछ तस्वीरें लेने से शुरू करते हैं और नासा को उसकी फोटोज लेना इतना ज्यादा पसंद आ जाता है कि वो एक के बाद एक फोटो लेता जाता है। अगले दिन वो क्योटो के लिए रवाना हो जाते हैं और सुकासा उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। इस दौरान चितोसे और उसकी नौकरानी उन पर नजर रखे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि वो ट्रेन की जगह बस से क्यों ट्रेवल कर रहे हैं। सुकासा तो बस में आराम से सो जाती है, लेकिन नासा को वो सीट काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रही थी। चितोसे और उसकी नौकरानियां उन पर अभी तक नजर रखी हुई थी और चितोसे उनका डाइवोर्स कराने का पूरा मन बना चुकी थी। नासा और सुकासा को इतना नजदीक आते हुए देखकर चितोसे जल बुन जाती है और खुद को दिलासा देने के लिए बोलती है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हनीमून पर अक्सर कपल्स की लड़ाई हो जाती है। तभी नासा का वॉलेट खो जाता है, लेकिन इस बात पर उनकी लड़ाई नहीं होती। वो फूड कोर्ट में जाते हैं जहाँ सुकासा हर बार की तरह वही सेम खाना खाने की जगह कुछ स्पेशल खाने को बोलती है। वो नासा को एक जगह ले जाती है जहाँ रामेन के साथ नींबू दिया जा रहा था। उसे खाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन उसका स्वाद उसे कुछ खास पसंद नहीं आता। जब नासा को भी वो खाना पसंद नहीं आता तब वो उसे नींबू चूसकर रामेन खाने को कहता है। हालांकि जैसे ही सुकासा नींबू चूसती है, नासा तुरंत उसकी फोटो ले लेता है, जिस वजह से सुकासा उससे गुस्सा हो जाती है। नासा उसे खुश करने के लिए कुछ मीठा खिलाने ले जाता है। एक मेलन ब्रेड खाते ही सुकासा का पूरा मूड बदल जाता है। चितोसे देखकर गुस्सा आ जाती है कि लड़ाई होने के बावजूद उन्होंने डिवोर्स नहीं लिया और सीधा सुकासा के सामने आ जाती है। वो कुछ बड़बड़ाई रही होती कि तभी कुछ न्यूज वाले वहां आ जाते हैं और सुकासा नासा को लेकर वहां से भाग जाती है। बस में सुकासा बताती है कि चितोसे जरूर उनका पीछा कर रही होगी। अब हालांकि चितोसे के पास स्पीड कार थी, इसलिए उसकी नौकरानियां डाइनर में रुककर खाना खाने लगती हैं। वो क्योटो पहुंच जाते हैं और नासा सुकासा के साथ उस शहर को घूमने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। लेकिन सुकासा को तो वहां की बेकरी जाने की जल्दी मची हुई थी। उसे मनाने के लिए नासा उसे रैप गाकर समझाता है कि क्योटो में घूमने के लिए कितने सारे मंदिर और श्राइन्स हैं। हालांकि सुकासा को पुरानी जगह घूमने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो नासा की खुशी के लिए मान जाती है। जब सुकासा घूमने के लिए ट्रेडिशनल किमोनो पहन लेती है, तभी चितोसे वहां आ जाती है। नासा मामला सॉर्ट आउट करने के लिए नौकरानियों से सुकासा को आसपास घुमाने को बोलता है और चितोसे के साथ वहीं रुक जाता है।
चितोसे बोलती है कि वो उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनकर उसके साथ घूमेगी ताकि वो ये देख सके कि वो सुकासे के लायक भी है या नहीं। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में चार्लेट सुकासा से नासा के बारे में सवाल जवाब करती है और सुकासा बताती है कि नासा सच में बहुत प्यारा है और वो लोगों को काफी अच्छी तरह से ट्रीट करता है। नासा क्योटो घूमने के अपने बनाए हुए प्लान के बारे में चितोसे को बताता है और उसे एक मशहूर डैंगो शॉप में ले जाता है। चितोसे उसे पूछती है कि वो सुकासा को इतना पसंद क्यों करता है, जिस पर नासा शर्माने लगता है और शेखी बगाड़ते हुए बताता है कि सुकासा कितनी ज्यादा प्यारी है। चितोसे को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लगता था कि वो सुकासा को उससे ज्यादा अच्छे से जानती है। नासा उसे ये भी बताता है कि कैसे सुकासा ने 2 साल पहले उसे एक ट्रक से भिड़ने से बचाया था, जिसके बाद ही से उसे समझ आ गया था कि उसकी किस्मत में नासा के साथ ही रहना लिखा है। भले ही चितोसे उसे काफी समय से जानती हो, लेकिन फिर भी नासा ये वादा करता है कि वो सुकासा को रानी बनाकर रखेगा। बाद में नासा सुकासा को बताता है कि चितोसे को उसकी बात समझ में आ गई है और वो वापस लौट गई। अब आखिरकार वो नासा की फैमिली से मिलने के लिए नारा के लिए रवाना हो जाते हैं। नासा रास्ते में ये खुलासा करता है कि उसका जन्म तो टोक्यो में हुआ है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने ये फैसला किया कि वो आर्कियोलॉजिकली ऑथेंटिक डियर को स्टडी करने के लिए नारा में शिफ्ट हो जाएंगे। वो उसका इंट्रोडक्शन दुनिया की सबसे प्यारी लड़की के तौर पर कराने वाला था, लेकिन सुकासा शर्माते हुए ऐसा ना करने को बोलती है। सुकासा थोड़ी नर्वस होती है, इसलिए नासा उसे शांत कराने की कोशिश करता है और नासा की मम्मी ये सब करते हुए उन्हें दरवाजे के पीछे से देख रही होती हैं। वो सुकासा को देखते ही हड़बड़ा जाती हैं और धोखे से अपना नाम गलत बता देती हैं। वो ये भी बताती हैं कि उनके पिता इनिशी तो इतना ज्यादा नर्वस हैं कि वो सुबह से अपनी जगह से हिले तक नहीं है। वो लोग थोड़ा घुलते मिलते हैं और अचानक से इनिशी नासा को नहाने जाने को बोलता है। वो पहले तो जाने से मना कर देता है, लेकिन जब सुकासा उसे इंसिस्ट करती है कि उसे उसके पेरेंट्स से अकेले में बात करनी है, तब वो वहां से चला जाता है। बाद में सुकासा उसे बताती कि उन्होंने काफी अच्छी बातें करी, लेकिन वो उन बातों को अपने तक ही रखना चाहती है। वो लोग सोने जा ही रहे होते हैं कि तभी नासा की मम्मी वहां जाती है और बोलती हैं कि वो ये याद रखे कि वो उनके पेरेंट्स के घर में और वहां की दीवारें साउंड प्रूफ नहीं है। ये सुनते ही नासा की हवा निकल जाती है। रात में नासा सुकासा से उसके हाथ पर सिर रखकर सोने को कहता है। हालांकि सुकासा के इतने नजदीक होने की वजह से उसे खुशी तो मिल रही थी, लेकिन जल्दी उसका हाथ भी सो जाता है। वो उसे गुड नाइट किस करने के लिए पूछता है और सुकासा उसे किस करके फिर से सो जाती है। भाई मैं तो दुआ करूंगा कि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को ऐसी ही प्यारी सी पार्टनर मिले। अगली सुबह सुकासा सनराइज देख रही होती है और इनिशी को फादर इन लॉ बोल देती है, जिसे सुनते ही इनिशी बहुत खुश हो जाता है। वो बताती है कि नासा अभी सोया हुआ है और इनिशी को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या बोले, इसलिए वो उसे अपनी लाइब्रेरी ले जाता है, जहाँ वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि सुकासा पुरानी किताबों को आराम से पढ़ पा रही थी। नासा अचानक से वहां आ जाता है और उसे पुरानी किताबें पढ़ते हुए देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे तो लगता था कि सुकासा को पुरानी चीजें पसंद ही नहीं है। बाद में सुकासा नासा के साथ पुराने मंदिर घूमने को कहती है, जिसे सुनकर नासा फिर से शौक हो जाता है। वो लोग नारा के पुराने बुद्धा टेम्पल जाते हैं, जहाँ सुकासा नासा की ढेर सारी तस्वीरें लेती है। बाद में वो दूसरे टेम्पल भी जाते हैं, जहाँ सुकासा दोनों की एक साथ प्यारी सी सेल्फी ले लेती है। नासा उसे हाइजो कासल में ले जाता है, जो कि वहाँ होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ की सारी बिल्डिंगें क्योटो में शिफ्ट करवा दी गई थी। सुकासा फिर भी वहाँ रुक कर फोटोज लेने को बोलती है, क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी ट्रिप की सारी मेमोरीज उनके पास हमेशा रहें। सुकासा उसे उस रात की बातें बताती है जब इनिशी ने नासा को बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया था और ये भी बोला था कि वो उसका एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। उसे नासा का हमेशा ध्यान रखने को कहते हैं, जिस पर सुकासा ये वादा करती है कि उसे जितना हो पाएगा वो करेगी। हालांकि ट्रिप काफी जल्दीबाजी में पूरी हुई, लेकिन फिर भी वो उन्हें काफी पसंद आई। लेकिन जब वो टोक्यो वापस आते हैं तो पाते हैं कि उनका अपार्टमेंट जलकर राख हो चुका है। हालांकि सुकासा का सारा सामान उसके सूटकेस में ही था, लेकिन नासा का पूरा सामान जल चुका था। बस एक चीज थी जो बच गई और वो थी उनकी शादी की निशानी वाला बोनसाई ट्री। नासा एक्सीडेंट्स के लिए पहले से तैयार था और उसने अपार्टमेंट का इंश्योरेंस भी ले रखा था। यही नहीं, उसने अपना सारा काम पहले से ऑनलाइन अपलोड कर रखा था। सुकासा नासा की होशियारी देखकर चौंक जाती है और चिढ़ाते हुए उसे आई लव यू बोल देती है। बात उसमें कनामे उसके 1.5 इंची की वजह से उसे फिर से चिढ़ाती है और कोई दूसरी जगह ना होने की वजह से वो उन्हें वहां कुछ समय तक रहने का ऑफर देती है। सुकासा ये देखकर खुश हो जाती है कि कैसे नासा दूसरों की दी हुई हेल्प बिना मना किए एक्सेप्ट कर लेता है। वो अपने टेम्परेरी होम में रहने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन कनामे को अपनी बहन आया की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो नासा को पसंद करती है। आया तो इतनी बुद्धू है कि वो अभी तक ये नहीं समझ पाई कि नासा और सुकासा सिबलिंग्स नहीं बल्कि कपल्स हैं। कनामे आया से पूछती है कि नासा के वहां रहने से उसे कोई दिक्कत तो नहीं है, जिस पर वो हड़बड़ाते हुए बोलती है कि उसे कौन सी दिक्कत होगी। जब नासा उसके पास आता है तब भी वो उसकी अंगूठी नहीं देख पाती, लेकिन जब नासा बताता है कि वो सुकासा को अपने पेरेंट्स से मिलवाने नारा ले गया था, तब आया सभी डॉट को कनेक्ट करने ही वाली थी, लेकिन फिर से उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन तभी उनकी मम्मी वहां जाती है और सीधा आया को बता देती है कि नासा की शादी हो चुकी है, जिसे सुनकर आया का सपना छन से टूट जाता है, क्योंकि उसे बचपन से नासा बहुत पसंद था। कनामे उसे बताती है कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो हमेशा उसे बताने से डरती रही। ये सुनकर आया का कॉन्फिडेंस बाहर आ जाता है और वो नासा को शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करके अपने की स्ट्रीमर बनने का सपना पूरा करने का फैसला कर लेती है। कुछ दिनों बाद सुकासा नासा को बताती है कि उनके पास साफ कपड़ों की कमी पड़ रही है। जब नासा उन्हें लॉन्ड्री ले जाने को बोलता है तब सुकासा शर्माने लगती है और बोलती है कि अगर नासा उसकी अंडरवियर लेकर जाएगा तो उसे शर्म आएगी। वो ट्रिप पर अपने सभी गंदे कपड़े धुलने के लिए बाहर निकाल लेते हैं और नासा के अंदर की भावनाएं जाग जाती हैं और वो सुकासा के कपड़े सूंघने लगता है। लेकिन ये सब करते हुए कनामे उसे देख लेती है और बोलती है कि अब तो वो यहीं रहेगा और आगे भी नासा को ऐसी हरकतें करते हुए देखकर उसे और भी मजा आएगा। नासा सुकासा लॉन्ड्री जाते हैं और सुकासा उसे कपड़े धुलने का सही तरीका बताती है, क्योंकि नासा को अच्छे से कपड़े धुलने ही नहीं आते थे। बाद में वो नासा को बताती है कि उसके सारे कपड़े गंदे हो गए थे, इसलिए उसने सिर्फ ट्रैक सूट पहन रखा है और अंदर कुछ नहीं पहना है।
तभी नासा उसकी इस तरह शर्माते हुए फोटो ले लेता है क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती हैं। कनामे नासा को ऑर्डर देकर बोलती है कि उसे सुकासा को कपड़े दिलाने जाने चाहिए और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसको पीट डालेगी। सुकासा को लग रहा था कि शॉपिंग करने की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन नासा इस बात पर जोर देता है कि उनके ज्यादातर कपड़े अपार्टमेंट के साथ जल गए थे और तो और उसे सुकासा को अलग आउटफिट्स में देखने का बहुत मन कर रहा है। वो हारा जाकू जाते हैं जहां नासा को एक आउटफिट बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, लेकिन वो काफी छोटे कपड़े थे इसलिए वो उसे दूसरे कपड़े चूज करने में उसकी मदद करता है। बाद में सुकासा उसके साथ अंडरवेयर खरीदने जाता है जहां सुकासा उसका हाथ पकड़ लेती है ताकि उसे अनकंफर्टेबल फील ना हो। हालांकि नासा की ठरकियों वाली शक्ल देखने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि उसकी शॉपिंग सुकासा को खुद कर लेनी चाहिए। वो शॉपिंग कर लेते हैं और नासा घबराते हुए उसे पूछता है कि क्या एक दिन उसे एक प्यारी सी अंडरवेयर पहने में देख सकता है। इतनी ऑकवर्डनेस की वजह से वो तुरंत टॉपिक बदल देते हैं। उन्हें बात हाउस में गेस्ट की तरह रहने में मजा तो बहुत आ रहा था, लेकिन नासा के हिसाब से वो काफी ओल्ड फैशन था, इसलिए वो जल्द ही वहां से शिफ्ट करने का प्लान बनाने लगता है। सुकासा डिनर तैयार कर लेती है और उसने टोनकात्सु बनाया था जो कि नासा को हद से ज्यादा पसंद था। उसे उसका पोर्क और सॉस काफी लजीज लगता है और सुकासा उसे बताती है कि उसे लोग टोनकात्सु क्वीन के नाम से भी जानते हैं। नासा की ख्वाहिश थी कि वो पूरी जिंदगी उसके हाथों का बना स्वादिष्ट खाना खाते रहे। तभी कनामे उनके लिए खरबूजा लेकर आती है और नासा सुकासा को वो काफी ज्यादा पसंद आता है और वो फैसला करते हैं कि किसी दिन उन्हें भी कनामे की उदारता का ऋण चुकाना चाहिए। नासा उसे खिलाने के लिए फोर्क आगे बढ़ाता है, लेकिन सुकासा शर्माने लगती है, जिस पर नासा बोलता है कि उसे तो आगे उसके साथ और भी कई शर्मनाक चीजें करनी है। अगले दिन नासा का पुराना लैंडलॉर्ड उसे कॉल करता है और पूछता है कि क्या वो उनके नए अपार्टमेंट को देखना चाहेगा। कनामे उनकी वहां से शिफ्ट होने की खबर सुनकर थोड़ी दुखी हो जाती है क्योंकि उसे उनकी प्यारी हरकतें देखने में मजा आने लगा था। लैंडलॉर्ड को वो दोनों पसंद भी थे, इसलिए वो उन्हें पहले ही वाले प्राइस में अपार्टमेंट देने का ऑफर देता है। जब वो नए अपार्टमेंट को देखने जाते हैं तो वहां एक आलीशान बिल्डिंग को देखकर दंग रह जाते हैं। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और अपार्टमेंट की चमक धमक को अचंभा में देखते हैं। उन्हें उस हाई राइज अपार्टमेंट में एक आलीशान बाथटब भी मिलता है जहां सुकासा सर्दियों में आराम से नहाने के बारे में सोचने लगती है, तो वहीं नासा उस बाथटब में उसके साथ नहाने के बारे में सोचकर एक्साइटेड हो जाता है। वो उस बड़े से बेड को भी देखते हैं जो कि उनके पुराने अपार्टमेंट से काफी बड़ा था। थोड़ी देर बाद नासा को मैसेज आता है कि धोखे से उन्हें गलत लोकेशन भेज दी गई थी और उनका अपार्टमेंट लगभग पुराने वाले की तरह है। नासा को पूरी उम्मीद थी कि वो खूब मेहनत करके एक दिन उसी तरह की जगह खरीद लेगा, लेकिन सुकासा को लगता है कि वो जहां भी रहेंगे खुश रहेंगे क्योंकि वो उसी जगह को अपना घर बना लेगी। अगली सुबह सुकासा कनामे की बात हाउस में मदद करने को कहती है, लेकिन कनामे मना कर देती है क्योंकि वो उनके गेस्ट हैं। लेकिन सुकासा इंसिस्ट करती है क्योंकि भले ही उनकी फैमिली ने उन्हें रहने की जगह दी है, फिर भी उसे वहां किसी भी काम में हेल्प ना करने की वजह से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ये सुनकर कनामे उसे मदद करने देती है। सुकासा को पता चलता है कि ज्यादातर काम नासा की बनाई हुई मशीन्स की वजह से अपने आप ही हो जाता है। वो सुकासा को मुश्किल जगहों की साफ सफाई करने को कहती है। कुछ ही देर में सुकासा बिना एक भी दाग छोड़े पूरे बाथ हाउस को चमका देती है। जब वो लोग गर्म पानी के लिए भट्टी जला लेते हैं तब कनामे सुकासा को नासा की जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलती है क्योंकि वो नासा की बहुत रिस्पेक्ट करती है और उसने उनके परिवार के लिए काफी मदद भी करी है। सुकासा को भी बहुत खुशी होती है कि जिसकी जान उसने बचाई उसी से उसको प्यार हो गया। थोड़ी देर बाद कनामे स्कूल चली जाती है। सुकासा नासा से उसके पसंदीदा खाने के बारे में पूछती है। वो उबला हुआ खाना नहीं जिससे उसको पूरे न्यूट्रिशन मिलते हैं, बल्कि और कुछ जो उसे काफी अच्छा लगता हो। जिसके बाद नासा उसे बताता है कि सबसे अच्छा उसे करी चावल लगता है। सुकासा सुपरमार्केट जाकर करी बनाने की सारी सामग्री लेने का फैसला करती है और नासा भी उसके साथ आ जाता है। रास्ते में उन्हें कनामे की मम्मी मिलती हैं जो कि नासा को अपने पास बुलाती हैं और सुकासा को बगल वाले पार्क में ले जाकर कुछ संदिग्ध चीजें करने को बोलती है जिससे उनकी शादीशुदा जिंदगी में थोड़ा तड़का लग जाए। नासा को तो सब कुछ समझ आ जाता है, लेकिन मासूम सुकासा कुछ नहीं समझ पाती, इसलिए वो चुपचाप उसे वहां से ले जाता है। शॉपिंग करके वापस लौटते वक्त नासा उससे बोलता है कि लकी है कि वो कोई हाई स्कूल कपल नहीं है, नहीं तो उनके पेरेंट्स घर पर उनका इंतजार कर रहे होते। वो टहलते हुए एक सुनसान पार्क में आ जाते हैं जहां सुकासा उसे चिढ़ाते हुए बोलती है कि कनामे की मम्मी के सामने तो उसने पार्क ले जाने से मना कर दिया था, तो अब क्या उसके मन में कोई विचित्र ख्याल तो नहीं जाग रहे हैं। नासा उसे बताता है कि वो सिर्फ उसे किस करने का प्लान बना रहा था और कुछ नहीं। सुकासा उसके आगे आते ही पीछे हट जाती है और बताती है कि उसने आज रात गार्लिक ब्रेड खाई थी, जिसे सुनते ही नासा टूट जाता है। सुकासा ये एडमिट करती है कि वो पार्क सच में काफी शांत है और उसे वहां रहकर ऐसा महसूस हो रहा है कि वो इस पूरी दुनिया में अकेले है। अचानक से नासा उसे पीछे से गले लगा लेता है और बोलता है कि वो बहुत सॉफ्ट है। सुकासा भी बोलती है कि उसे हग अच्छा लग रहा है। अगले दिन चितोसे को पता चलता है कि नासा सुकासा का अपार्टमेंट जल चुका है, इसलिए वो सुकासा से पूछती है कि वो कहाँ रह रहे हैं। चितोसे ये जानकर सदमे में आ जाती है जब उसे पता चलता है कि वो सामने वाले प्लेग्राउंड में रहने लगी है। जब चितोसे उसका घर देखने के लिए अंदर घुसती है तभी मौका पाते ही सुकासा वहां से भाग जाती है। इस दौरान नासा रूम में पुराने सामान को सलीके से लगाकर उनकी जांच कर रहा था। तभी उसमें से उसे ताकोयाकी बनाने की ट्रे मिलती है और वो ताकोयाकी पार्टी करने का फैसला कर लेता है। वो कनामे और आया को इनवाइट करने जाता है, लेकिन कनामे नासा को बताती है कि आया अभी सुकासा के सामने आने से हिचकिचाती है। अचानक से चितोसे सुकासा का पीछा करते हुए वहां आ जाती है और सुकासा मजाक करते हुए बोलती है कि उस बाथ हाउस की जमीन पर उसका रैन बसेरा है। नासा पूरा मजा गिरगिरा कर देता है और बता देता है कि उन्होंने बाथ हाउस में रूम बोरो किया है। चितोसे और नौकरानिया को बाथ हाउस तो काफी पसंद आता है, लेकिन फिर भी चितोसे उनसे पूछती है कि वो बंगले में क्यों नहीं है, जिस पर सुकासा बोलती है कि उसके पास प्ले स्टेशन ही नहीं है। चितोसे बोलती है कि वो सारे नए प्ले स्टेशन उसके लिए खरीद देगी, लेकिन ये सुनते ही सुकासा की जगह उसके पास आया आ जाती है क्योंकि उसे गेम्स खेलना बहुत पसंद था। सुकासा ये फैसला करती कि अब जब सब लोग वहां आ ही गए हैं तो उन्हें ताकोयाकी पार्टी भी कर लेनी चाहिए।
आया सुकासा की कुकिंग एबिलिटी को चैलेंज करती है ये देखने के लिए कि वो नासा के लायक है भी या नहीं। हालांकि सुकासा के हाथों का बना खाना खाते ही सभी लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। यहाँ तक कि आया को भी समझ आ जाता है कि वो इस जन्म में तो सुकासा को कुकिंग में कभी नहीं हरा पाएगी, इसलिए वो उसे स्ट्रीट फाइटर गेम में चुनौती देती है। नासा भी ये खुलासा करता है कि वो भी माइन स्वीपर और सॉलिटेयर जैसे गेम्स खेलता था, लेकिन सुकासा उसे आसानी से हरा देती है। हालांकि कनामी उसको टक्कर दे पा रही थी, लेकिन सुकासा उसको भी हरा देती है। ये देखकर नौकरानियां ये फैसला करती हैं कि वो एक गेमिंग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराएंगी और जो उसमें जीतेगा वो नासा से कुछ भी करवा सकता है। चितोसे, आया और सुकासा टूर्नामेंट में भाग लेती हैं। चितोसे चाहती थी कि नासा बिना कपड़ों के हाथों के बल खड़ा हो जाए, लेकिन उसका ये सपना आया चूर चूर कर देती है। चितोसे दोबारा से उसे स्ट्रीट फाइटर में चैलेंज करती है, लेकिन वहां भी आया उसे गंदी तरह से हरा देती है। सुकासा भी फॉर्म में आ जाती है और उसके साथ खेलती है, लेकिन आया उसे भी हरा देती है। सुकासा उससे बोलती है कि इस गेम में उसका हाथ अभी जमा नहीं हुआ है, इसलिए वो आया को स्ट्रीट फाइटर के सबसे पहले वर्जन में चैलेंज करती है। चूंकि आया को कंट्रोलर तक इस्तेमाल नहीं करना आता था, इसलिए मैच शुरू होते ही वो हार जाती है। धीरे धीरे आया का हाथ भी उस कंट्रोलर में सट जाता है और आखिर में वो मैच टाई हो जाता है। पार्टी जारी रहती है और वो ताकोयाकी के मजे लेते हैं। सुकासा और नासा को साथ में इतने प्यार से कुकिंग करते हुए देखकर चितोसे उनको एक कपल के तौर पर एक्सेप्ट कर लेती है। पार्टी के बाद नासा सुकासे से पूछता है कि अगर वो टूर्नामेंट जीत जाती तो वो उसे क्या मांगती। इस पर सुकासा उसके होठों पर किस कर देती है। अगली सुबह नासा उसके लिए एक नया फोन ले आता है और सुकासा उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे टच फोन उतना अच्छे से चलाना नहीं आता था, इसलिए नासा उसके फोन को सेटअप कर देता है और वो अपने वॉलपेपर के लिए उसकी फोटो ले लेती है। बाद में सुकासा कनामी को बताती कि वो भी अब लाइन पर है। दोस्तों, लाइन जापान में व्हाट्सएप की तरह ही एक ऐप है। वो बोलती है कि इंसानों ने एक दूसरे को सिग्नल देने में कितनी तरक्की कर ली है। वो एक दूसरे को ऐड कर देते हैं और कनामी की प्रोफाइल पिक्चर में एक सेक्सी सी मूली लगी हुई थी। नासा की प्रोफाइल पिक्चर में कोई मैथमेटिशियन लगा हुआ था और आयाकी में कोई पॉप स्टार। बाद में नासा को उसके पुराने ऑफिस से कॉल आता है, जहां उसका एक कोवर्कर उसकी मदद मांग रहा था। कनामी सुकासा को इस बात को लेकर चिढ़ाने लगती है कि अब तो नासा पूरे दिन बाहर रहेगा तो वो अकेले समय कैसे काटेगी। दिन में ज्यादा कस्टमर नहीं आते हैं, इसलिए सुकासा फोन में स्टिकर्स को देख रही होती है और तभी आया वहां आ जाती है। वो उसे नासा को खुश करने के लिए उसे स्टिकर्स भेजने को कहती है, लेकिन वो ये सोच कर नहीं भेजती है कि नासा को डिस्टर्ब हो सकता है। उस रात सुकासा नासा का इंतजार कर रही होती है और सोचती है कि नासा उसे याद कर रहा होगा। थोड़ी देर में उसे नासा का टेक्स्ट आता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसे उसकी बहुत याद आ रही है, लेकिन वो सुबह तक ही वापस लौट पाएगा। सुकासा सोने के लिए बिस्तर लगाती है और साथ में नासा का बिस्तर भी बिछा लेती है ताकि वो खुद को दिलासा दे सके कि नासा वहीं उसके पास है। अगली सुबह नासा पूरी रात काम करके वापस आता है और बिना आवाज किए अंदर आ जाता है ताकि सुकासा की नींद न खुल जाए, लेकिन सुकासा तो पहले से जगी हुई थी क्योंकि वो पूरी रात उसी को याद कर रही थी। उसके साथ उसी के बिस्तर में सो जाती है और नासा को उसकी रोमांटिक साइड काफी ज्यादा पसंद आती है। सुकासा ये बोलती है कि वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो पूरे दिन एक दूसरे से अलग थे। उस रात वो दोनों एक दूसरे के गले रखकर सोते हैं। सुबह सुकासा पिछली रात हुई चीजों को लेकर काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड होती है और कनामी उसे चिढ़ाते हुए बोलती है कि रात में उनके बीच कुछ तो हुआ है। सुकासा बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जब कनामी उन दोनों को एक दूसरे के सामने शर्माते हुए देखती है तब वो बोलती है कि अब तो पक्का कुछ हुआ है। दूसरी तरफ चितोसे की नौकरानियां उसे बताती हैं कि उन्होंने बाथ हाउस में नासा और सुकासा को एक दूसरे के सामने शर्माते हुए देखा था। चितोसे बोलती है कि उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया होगा, असल में वो और कुछ सोचना ही नहीं चाहती थी। उस रात भी वो दोनों एक दूसरे के सामने शर्मा रहे होते हैं और ऊपर से कनामी उन्हें चिढ़ाने वाले मैसेज भी भेजने लगती है। आखिर में वो सोने से पहले सभी को इग्नोर कर देते हैं और किस करके सो जाते हैं। एक दिन जब नासा घर से काम कर रहा होता है तब सुकासा उसे बीच बीच में रेस्ट लेकर काम करने को कहती है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं नासा की तबीयत खराब होने लगती है और वो एकदम से बिस्तर पर आ जाता है। सुकासा बोलती है कि उसकी वाइफ होने के नाते वो उसका पूरा ध्यान रखेगी, लेकिन जब नासा सो जाता है तब उसे समझ आता है कि उसके करने के लिए इतना कुछ काम है ही नहीं। जब वो उठता है तो सुकासा उससे पूछती है कि वो उसके लिए क्या कर सकती है, जिस पर वो बोलता है कि अब उसे अच्छा महसूस हो रहा है। बाद में वो गीले कपड़े से उसकी पीठ साफ करती है, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं जाती। रात में नासा उससे माफी मांगता है क्योंकि उसकी तबीयत उतनी जल्दी खराब नहीं होती है। सुकासा बोलती है कि उसे पहली मुलाकात में ही पता चल गया था कि वो खुद का जरा सा भी ध्यान नहीं रखता है। सोते वक्त नासा उसकी बातों के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी पीछे से सुकासा उसे हक कर लेती है और बोलती है कि उसे उसकी हेल्थ की बहुत चिंता हो रही थी। इसके बाद नासा ये वादा करता है कि वो आगे से खुद का अच्छे से ध्यान रखेगा ताकि वो समर फेस्टिवल में जा सके। किस करने के बाद सुकासा नासा से रुकने के लिए बोलती है क्योंकि वो अभी भी थोड़ा सा बीमार है। अगले दिन कनामी सुकासा को समर फेस्टिवल के लिए युकाता पहनने को बोलती है क्योंकि लड़कियां युकाता में बहुत प्यारी लगती हैं। वो समर फेस्टिवल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और नासा उसकी युकाता में ढेर सारी तस्वीरें लेता है। फेस्टिवल में आने पर सुकासा नासा से ट्रेडिशनल तरीके से पके हुए ताकोयाकी खाने को कहती है। खाने के बाद उन्हें पता चलता है कि चितोसे और आया ने वहां पर लोकल बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए गोल्ड फिश पकड़ने का स्टॉल लगा रखा है। सुकासा दावा करती है कि वो गोल्ड फिश पकड़ने में माहिर है और नासा अपनी वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए गोल्ड फिश पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी मछली उसके हाथ नहीं आती। बाद में वो पास के मंदिर जाते हैं जहाँ सुकासा उन दोनों के हमेशा साथ रहने की और नासा की अच्छी हेल्थ की दुआ मांगती है। वो बोलती है कि भले ही बाहर के लोग उसके काम की तारीफ करते हैं, लेकिन उसकी वाइफ होने के नाते उसे हमेशा उसकी चिंता रहेगी। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फायरवर्क्स देखते हैं और नासा ये दुआ करता है कि वो हर साल इसी तरह फायरवर्क्स देखने आते रहें। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।